आज हम बात कर रहे हैं 12 जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव की। जी हां, 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को गणना होने वाली है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा की मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच प्रचार का आखिरी दौर जोरों पर चल रहा है। भाजपा ने सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के रोड शो से एकजुटता का संदेश दिया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट ने एक दिन पहले ही रोड शो किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंता में सरकार ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस जीत रही है। वहीं नरेश मीणा दोनों पार्टियों को घेर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा करेगी रिटेन या फिर कांग्रेस लेगी अपना रिवेंज, या मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की जोड़ी करेगी कमाल। तो देखिए, आज जो जोरदार रोड शो किया गया, बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं रोड शो में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आए। लेकिन अब कहीं ना कहीं क्या ये बीजेपी का रोड शो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बनेगा, ये कई सारे सवाल हैं और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से संदीप कलवानिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। हेमंत भाई जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से आज बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है, कह सकते हैं एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो शक्ति प्रदर्शन जो है, क्योंकि तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आए। दूसरी ओर जो कांग्रेस सवाल उठा रही थी अंतर कला के, गुटबाजी के, उससे कांग्रेस को भी जवाब दिया गया। देखिए पूनम जी, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन एक बार तो अपन जरा पहले राजस्थान में उपचुनावों का इतिहास समझ लें। देखिए, राजस्थान में पिछले 25 सालों में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के शासनकाल में करीब 32 उपचुनाव हुए हैं और उन 32 उपचुनाव में से 17 उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, 13 में बीजेपी को जीत मिली, जबकि 2 में अन्य को जीत मिली। तो माना ही जा सकता है कि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी उपचुनावों में चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो या बीजेपी का शासनकाल रहा हो, वो चुनाव कम जीतती रही है। लेकिन भजनलाल सरकार आने के बाद ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ कि अभी तक भजनलाल सरकार में 7 उपचुनाव हुए और 7 उपचुनाव में से 5 उपचुनाव बीजेपी ने जीते, 1 उपचुनाव बाप पार्टी ने जीता और 1 उपचुनाव कांग्रेस ने जीता। और जो 5 सीट बीजेपी ने उपचुनाव में जीती, उनमें से 4 सीट वो कांग्रेस के पास रही, यानी 4 सीटें कांग्रेस से छीनने में बीजेपी सफल रही। अब हम बात करें अंता उपचुनाव की। देखिए, अंता उपचुनाव चूंकि अंता जो क्षेत्र है वो 2008 में गठित हुआ। 2008, 13, 18 और 23 4 बार यहां पर चुनाव हो चुके, 5वां ये उपचुनाव है। अब चूंकि कांग्रेस के पास चारों बार एक ही प्रत्याशी प्रमोद भाया को कांग्रेस ने खड़ा किया, तो एक बात तो वहां पर ये स्पष्ट निकलकर सामने आ रही है कि क्या कांग्रेस के पास और कोई प्रत्याशी नहीं है, केवल प्रमोद भाया ही क्या पर यहां पर प्रत्याशी है। लेकिन एक और रोचक बात यह है कि चूंकि आज अगर कांग्रेस के वो दिग्गज मंत्री जो वो है, क्या कहते हैं कि जो चूंकि उनका देहांत हो चुका, वो अगर होते तो वो कहते हैं कि भाया रे भाया, तूने कितना खाया, तूने कितना भ्रष्टाचार किया, तमाम ये बात होती। लेकिन एक और स्पष्ट बात है कि चूंकि मोरपाल सुमन यहाँ पर बहुत लो प्रोफाइल की व्यक्ति है, सरपंच और प्रधान जैसे पदों पर रहे, जनता से सीधा उनका जुड़ाव रहा है, वो बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह है। प्रमोद भाई के खिलाफ पूरी तरह से एंटी इनकन्वेंसी है। और नरेश मीणा जो अभी तक के चुनाव जो हुए, 4 चुनाव जहां पर हुए, वो सीधे मुकाबले के चुनाव थे। पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। नरेश मीणा सीधा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, कांग्रेस से बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, देखिए, बीजेपी से चुनौती, पहली चीज क्या आपको लग रही है जिस तरीके से आज रोड शो किया गया है, वही दूसरी तरफ ये भी, क्या नरेश मीणा से भी कांग्रेस को डर है? नरेश मीणा वोट काट सकते हैं कांग्रेस के? पूनम जी, उपचुनाव में आप देखें, न तो हमारे को नरेश मीणा जी से नुकसान है, न ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से नुकसान है। इस बार आप देखना कि बहुत ही बड़े मार्जिन से कांग्रेस वहां से इसे क्या माना जाए, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस?
नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। जो विधानसभा चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे जनता के साथ, और उन वादों में जो विफल रही है, उन वादों से जो मुकरी है, तो आज जनता ने इनका देख लिया है कि इनके कथनी और करनी में फर्क है। इस मामले को लेकर आप देखना। और दूसरा, जो वहां पर जो उपचुनाव हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि वहां पर वहां के जो कौनलाल मीणा जी जो विधायक थे, उनको कोर्ट ने दोषी मानने के आधार पे उपचुनाव हो रहा संदीप था। जी, और लेकिन उन्होंने आप जो जिस 2 तरीके साल से कह रहे हैं, में जो जनता 2 देख साल रही में जो है, काम बीजेपी करवाए की हैं, कथनी जो करनी में जनता, अंतर है, लेकिन आज वही जनता जो है इस रोड शो में भारी भीड़ दिखाई दी, उसी जनता की हुजूम उमड़ा था आज इस रोड शो में। देखिए जो भी जनता का हुजूम उमड़ा है, तो हमारे नेता गए थे, प्रदेशाध्यक्ष जी, तभी भी यही स्थिति थी। और कल सचिन पायलट जी ने जो रोड शो किया था उसमें भी यही स्थिति थी। तो जनता का रोड शो में रंधावा जी की होना रैली और को इस तरह लेकर क्या करना कहेंगे? निश्चित रूप रंधावा से, जी की रैली को लेकर क्या कहेंगे संदीप जी? बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए थे वहां पर और बहुत बड़ी रैली हुई थी। और आप देखिए जो जनता ने जो इनपे जो हेमंत भाई प्लीज, हेमंत भाई को स्क्रीन पर लाइए आप प्लीज। नहीं, डोटासरा को किस तरह से नरेश मीणा के समर्थकों ने हूट किया गया और आप डोटासरा गाड़ी से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए, ये भी आप देख लीजिए। हेमंत जी, आप ही उन्हीं की कैटेगरी के आदमी लग रहे हैं। मैं वो नरेश मीणा जी की कैटेगरी में, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की जो अगर नरेश मीणा आपकी पार्टी का है, नरेश मीणा आपकी पार्टी का है, नरेश मीणा आपकी पार्टी का है, सचिन पायलट का व्यक्ति है, सचिन पायलट का व्यक्ति है नरेश मीणा। चलिए ठीक है, आप किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? शैलेंद्र जी, बीजेपी आप किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? आऊंगी हेमंत जी आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, क्या बीजेपी को? आऊंगी संदीप जी, आऊंगी, आपको टाइम दिया ना, अभी आऊंगी आपके पास, सवालों का जवाब आपसे भी लूंगी। शैलेंद्र जी, बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पूरे के पूरे दिग्गजों को आज आपने चुनावी मैदान में उतार दिया, प्रचार के लिए उतार दिया? क्या बीजेपी को अपने कामों पर विश्वास नहीं है? पूनम जी, आप देखिए जिस हिसाब से आज जनता उमड़ कर आई थी माननीय भजनलाल जी की रोड शो में, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की रोड शो जो आज हुआ था, जो बताता है कि राजस्थान में सुशासन चल रहा है। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता से किए थे, किसानों से किए थे, युवाओं से किए थे, महिलाओं से किए थे, गरीब वंचित पीड़ितों से किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम 2 साल में हम करने का काम करें। आप संदीप जी बीच में ना बोले, संदीप जी बीच में ना बोले। सुनिए ना, सुनिए शैलेंद्र जी, अगर कामों पर विश्वास है तो पूरी फौज उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पूरी की पूरी फौज क्यों उतारी गई? कामों की ही बात आप कर रहे हैं, जिस जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो आपको इतनी पूरी फौज उतारने की जरूरत ही नहीं है। संवैधानिक प्रावधान काम के बल पे तो आपके प्रत्याशी को वोट मिल जाना चाहिए। चुनाव होता है तो संदीप जी, आऊंगी आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र जी से पहले जवाब ले लूं आप ही के सवालों का, फिर मैं आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जब मैं बोला था आपने इंटरप्रेट, अरे आपके रंधावा जी का जब रोड शो हुआ था तो आप नहीं थे, भाषण नहीं दे पाए। गोविंद सिंह डोटासरा संदीप जी, आऊंगी ना आपके पास, एक एक करके बात रखिए बोलेंगे कि ये क्या रैली है। बोल रहे थे पूनम जी, जब मेरे उसी दिन हार गए आपके प्रमुख थे माया जी। तो इस तरह से डिबेट नहीं होगी, क्योंकि आप है ना डिबेट इस वजह से करवाया करेंगे। आप बराबर आपको सबको संदीप जी, आपको समय दिया ना, आपको समय दिया, आप ही के सवालों का आप जवाब ले रही हूँ, तब भी आपको दिक्कत है। हेमंत जी बीच में बोल रहे थे, निश्चित रूप से इस तरह के डिबेट नहीं हो सकती। कांग्रेस को हमेशा दिक्कत रहती है सर, समय दिया देंगे। जाता है, उसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत रहती है। चलिए शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगी। संदीप जी, आपको समय देती हूँ, आपके पास 20 सेकंड का समय, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जब मैं बता रहा हूँ, या तो आप डिबेट शो मत कीजिए। सर, बात कंप्लीट कीजिए, मैंने आपको समय दे दिया है, आपको समय दे दिया है, आप अपनी बात रखिए ना। आपसे मेरे से क्वेश्चन पूछा, उसके बाद में आप लगातार इंटरप्ट कर रहे थे, फिर बीच में हेमंत जी बोले। तो अगर इसी तरह से आपको डिबेट करना तो मैं एग्री हूँ। मैं इसी तरह से आपको समय दे दिया है ना, अब आपको समय दिया है ना, पहले भी आपको समय दिया था, इंटरप्ट नहीं करा, सवालों के जवाब आपसे मांगे थे। संदीप जी, सवालों के जवाब आपसे मांगे थे मैंने। अपना रिकैप करके देखना। अब आपको समय दे रही हूँ तो भी आपको दिक्कत हो रही है। आपको बोला ना 20 सेकंड का समय आपके पास है, तो इसी तरह से नहीं संदीप जी, आपको लगातार समय दे रही हूँ आप। मैं। निश्चित रूप से आप अपना रिकैप करके देखना, इसी तरह से आप डिबेट करते हैं। आप जब कांग्रेस की बारी आती है तो आप निश्चित रूप से आपसे जवाब लिया ना, आपके राजनीतिक विश्लेषक आपको पूरा समय दिया है। डिबेट आपको इसी तरह से करवानी है तो निश्चित रूप से इसी तरह से डिबेट होगी। संदीप जी, आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे,
आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे, आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। भारतीय जनता आपको पार्टी समय ने दिया है ना जो- संदीप जी, जो आप अपनी वादे बात किए कंप्लीट हैं, करेंगे आप क्या? देखें- आप देखिए जनता के साथ उन्होंने जो वादे किए थे, हाँ, आज बोलिए। राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो निचले स्तर का जो लोकतंत्र है, पंचायत राज संस्थाएं हो चाहे जिला परिषद हो, नगरीय संस्थाएं हो, उनमें आप ये चुनाव नहीं करा पा रहे। 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है, आप 5 साल में ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आप देखें उपचुनाव में इसका असर होगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। चलिए शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट बताती है कि क्या हालात है इनके प्रत्याशी के प्रमोद जैन भाया जी के। और किस तरह से आप जानते हैं कि प्रमोद जैन भाया जी के बारे में क्या कहा जाता है कि भाया रे भाया बहुत खाया। और इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत सिंह कुंदनपुर कई बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है प्रमोद जैन भाया जी ने। तो अंतः 12 की जनता जानती है। और आप देखिए जिस हिसाब से आज जनमानस उमड़ा था, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे परिवार के व्यक्ति को, साधारण परिवार जो हाल ही था खेत में काम करते थे, जो परचून की दुकान चलाते थे, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो जनता की समस्याओं को जानता है, उनके समाधान की कोशिश करता है, बीच में रहने वाला व्यक्ति है। कोई एक व्यक्ति पैराशूट या एक आदमी को नहीं दिया जाता जो बाहुबल और पैसे बल से जीता जाता है। और हम काम के आधार पर जाते हैं। जो जनता आज उमड़ी थी रोड शो में, माननीय भजनलाल सरकार के कामों की वजह से उमड़ी थी। जो हमने वादे किए थे, युवाओं से वादा किया था एक भी पेपर लीक नहीं होगा, 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। वहां पर 12 विधानसभा के बारे में यह भी बताया गया कि 134 करोड़ का मंगरौल से 12 सड़क का कार्य प्रारंभ हो गया है। 65 करोड़ के अंतर से सितवाली चौराहे तक 4 लेन तक सड़क का काम जी, शुरू आप हो गया मुझे है। इस चीज का आरोपी जवाब भी जल्दी दीजिए शुरू होने वाला है। दीजिए जो विकास कि के अगर कार्य आपके उस काम विधानसभा ही क्षेत्र हैं, में आपके किए गए। काम है, तो आपको पूरे नेताओं को एक साथ उतारने की जरूरत क्या आन पड़ी है? आप इस चीज का जवाब दे दीजिए। पूनम जी देखिए, कोई भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और हमारे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक वहां उनको दायित्व दिया जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं जा रहे क्या? ये एक नियम होता है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल अपने नेताओं को भेजता है, कार्यकर्ताओं को भेजता है, तो चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। और हम तो हमारी जो हमारा जो काम किया है 2 साल में माननीय भजनलाल सरकार ने, उसको बखान हमने तो जा के जनता के बीच में बखान किया है। और उसका परिणाम आज ये है कि इतना जबरदस्त जनमानस उमड़ कर आया आशीर्वाद देने के लिए जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में, कि आने वाले समय में आप देखेंगे 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो फूल खिलेगा। और प्रमोद जैन भाया तो देखने वाली 30 बात नंबर पर जाने होगी वाले कि हैं। आखिरकार फूल खिलता है, क्या तस्वीर जो है वो नजर आती है, जनता जरूर दिखाएगी। हेमंत भाई जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि देखिए सारे नेता, सारे दिग्गज एक ही दिन चुनावी मैदान में उतार दिए, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए पूनम जी, ये कांग्रेस ने जब प्रमोद भाया को टिकट डिक्लेयर किया तो जनता ये मान के चलती है कि कांग्रेस उसी टाइम चुनाव हार चुकी थी, क्योंकि इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं बचता। 4 चुनाव हुए हैं वहां पर और चारों चुनाव में प्रमोद जैन भाया ही वहां पर उम्मीदवार बने हैं। और आप देखिए नामांकन के वक्त में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इनके कांग्रेस के प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा, इनके टीकाराम जूली, इनके तमाम लोग, अशोक चांदना की बात करें, मुरारीलाल मीणा की बात करें, तमाम लोग, पूरा हुजूम कांग्रेस का नामांकन के वक्त इकट्ठा हुआ। तो जिस तरह की इन्होंने ये कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा कांग्रेस से ही निकला हुआ व्यक्ति है। और जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने जिस तरह से हुटिंग करी, वो स्पष्ट तौर पर उसकी वो बौखलाहट थी कि उन्होंने डोटासरा ने नरेश मीणा को यहाँ से टिकट नहीं दिया। और देवली उनियारा में तो कांग्रेस प्रत्याशी को 3रे नंबर पर ला दिया नरेश मीणा ने, 64,000 वोट वहां पर लिए। छबड़ा बारा में 2023 के चुनावों में उसने 44,000 वोट लिए, वहां भी उसने कांग्रेस को चोट पहुंचाई। तो ये तमाम बातें इस तरह की हैं। और चूंकि यहां पर एससी वोट करीब 21% है, एसटी वोट यहाँ 16% है, धाकड़ वोट यहाँ पर करीब 13% है, ये तमाम बातें हैं। लेकिन अब चूंकि एक बात और यहाँ पर इंटरेस्टिंग रोचक बात ये है कि प्रमोद जैन भाया 2 बार चुनाव जीते हैं। दोनों बार उन्होंने चुनाव जीता है करीब 30,000 से अधिक वोटों के अंतर से। लेकिन उन्होंने जो 2 चुनाव हारे, वो दोनों चुनाव उन्होंने मात्र 3, 4, 5,000 वोटों के अंतर से हारे हैं। ये स्थिति तब थी जब चूंकि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के मध्य में था। लेकिन अब चूंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है और नरेश मीणा चूंकि मीणा वोट को काटने के लिए तैयार बैठे हैं, धाकड़ वोट भी वो उठाएंगे, वो गुर्जर समाज के वोट भी उठाने को तैयारी कर रहे हैं। तो अब जिस तरह से कांग्रेस को वोट लगाएंगे, उस तरह से स्पष्ट तौर पर यहां पर बीजेपी की जीत मुझे तो नजर आती है। एक बात, और इसके अलावा एक बात और स्पष्ट है कि ये चुनाव
कई दृष्टि में मायने रखता है। एक तरफ तो चूंकि ये टिकट अशोक गहलोत की सिफारिश पर कांग्रेस का टिकट प्रमोद जैन भाइयों को मिला था, तो ये उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल है। चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा 5 साल पीसीसी चीफ के रूप में पूरे कर चुके हैं, अब चूंकि वो इस पद पर एक्सटेंशन चाहते हैं तो ये उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल यहां पर बन जाता है। चूंकि ये जो क्षेत्र है वो झालावाड़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर वसुंधरा राजे के चप्पे चप्पे पर उनको एक तरह से बहुत प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। उनके बेटे वहां के सांसद हैं, तो उनके लिए ये बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वसुंधरा राजे ने अपने बेटे दशरथ राजे वहां पर चुनाव प्रभारी भी हैं, और चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2 साल होने को आए हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत प्रतिष्ठा का कुल मिला के साख का नाक का और प्रतिष्ठा का ये चुनाव है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आऊंगी आपके पास। संदीप जी क्या कहेंगे? देखिए, नरेश मीणा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। देखिए पूनम जी, नरेश मीणा हमारे लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोडक्ट हैं और इनके समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पहले पदाधिकारी रह चुके हैं, और इन्होंने ये देखें, जो आदमी 2 साल में 3-4 जगह चुनाव लड़ चुका, तो जनता सब समझ चुकी है। इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी जनता के सामने लेके जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस सरकार की जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनका बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में कहते हुए नजर भी आए हैं कि कांग्रेस झूठ की, लूट की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, तमाम बातें हमने कभी भी ऐसी इस तरह की राजनीति नहीं की है। आप देखिए, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जो प्रमोद भाई जैन है, वो जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार वो जनता के वहां के सुख दुख में जनता के साथ संपर्क में रहते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो उनका शीर्ष नेतृत्व वो बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। ये सिर्फ दिखावटी तौर पे आज जाके आप देखें कि चुनाव जब 3 दिन अभी बचे हैं पोलिंग में, उसके बाद में जाके ये आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क है, और इनको जनता सब समझ चुकी है। ये जितनी आप भीड़ दिखा रहे हैं, ये सब प्रायोजित भीड़ है। आप जो मतदाता है, उनका जो रुख है वो कांग्रेस के पक्ष में। आने वाले दिनों में जब 14 तारीख को मतगणना होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह का खाना पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी वही है जो अभी जयपुर में पार्षद का चुनाव हुआ था, उसमें 3रे नंबर पे रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो ये बता रहे हैं कि हमने अभी आज ही इन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो 150 यूनिट जो फ्री बिजली देंगे वो उन पे देंगे जिनमें सोलर प्लांट जो लगाएगा उसके ऊपर। तो ये जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, सब इनको बंद किया है, और ये लगातार जो वादों से जो मुकर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, कथनी करनी में अंतर है, वादे कुछ करते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते हैं। पूनम जी, अगर 2 साल का इतिहास देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार आई है, तब से 7 उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। कांग्रेस तो गंवा चुकी है, कांग्रेस का विश्वास जनता से उठ चुका है। आप देखिए, जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है। तो आप जो काम किए जा रहे हैं वो प्रमाणित करता है कि जनता जो है वो माननीय भजनलाल सरकार को मान्यता दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, और किस तरह से हम विकास के कार्य कर रहे हैं। आप बताइए, हमने 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दे दी है, 1.5 लाख भर्ती प्रक्रियाधीन है, किस तरह से हमने माताओं बहनों को 450 में सिलेंडर देने का काम किया, और तमाम ERCP योजना कितनी बड़ी योजना है जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां बताया। 26,000 करोड़ की ERCP की DPR बन चुकी है, जिससे बारां और झालावाड़ जिले को जबरदस्त फायदा होने वाला है सिंचाई और पानी का। आप देखिए, चंबल कमांड क्षेत्र में सिंचित जो क्षेत्र है उसमें 62 करोड़ का काम पूरा होकर हमने समर्पित कर दिया है बारां की जनता को। 300 करोड़ का चंबल से मुख्य नहर 48 किलोमीटर पक्का करने की निर्माण की स्वीकृति दे दी है। तमाम इतने सारे विकास के कार्य चलते हैं। निश्चित रूप से आप देखिए, उसी का परिणाम था कि आज जनता पूरी तरह से आशीर्वाद देने के लिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ी। वो अपने नेता माननीय भजनलाल शर्मा जी और जो हमारी वरिष्ठ नेता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, उनके नेतृत्व में जो आज रोड शो हुआ वो ऐतिहासिक रोड शो था। बताते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई इशू नहीं है। आप बता दीजिए, एक भी काम गिना सकते हैं इस चैनल पे। मैं संदीप जी को चैलेंज देना चाहता हूं, बताते हैं 12 में क्या किया। 12 में सिर्फ खाने का काम किया प्रमोद जैन भाया ने, भाया रे भाया कितना खाया वो अब जनता सारी निकाल देगी। और हमने एक साधारण इंसान को, साधारण आम आदमी को हमने टिकट दिया है
जो जनता के बीच में रहता है, जनता की से जुड़ी हुई समस्याओं को पहचानता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है पैराशूट या भ्रष्टाचारी बाहुबली और पैसे वाली पार्टी नहीं है। और किस तरह के हालात हुए थे, क्या मैं शैलेंद्र जी एक क्वेश्चन जी, क्या इनके अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी भी एक बिल्कुल ऐसे आएंगे क्या प्रमोद भाई के प्रत्याशी के लिए? गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, खींचतान तो कांग्रेस में जो संदीप जी देखिए लगातार आपकी, ठीक है शैलेंद्र जी आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। संदीप जी जिस तरीके से आप जो है बीजेपी को लेकर तमाम सवाल उठाते थे कि बीजेपी के अंदर अंतरकलह, बीजेपी के अंदर गुटबाजी, लेकिन अब बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने साथ आकर, पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम ने साथ आकर संदेश दे दिया कि वो एकजुट है। अब इंतजार किया जा रहा है क्या गहलोत और पायलट भी साथ होंगे? पूनम जी निश्चित रूप से ये तो आज गए हैं। अब जब नामांकन रैली हुई थी तब हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व किया था और हमने जैसे ही वहां चुनाव की घोषणा हुई थी हमने हमारा कैंडिडेट वहां पर जनता के सामने उतार दिया था चुनाव मैदान में। मगर भारतीय जनता पार्टी देखे 10 दिन तक तो चुनाव का कैंडिडेट ही उतार नहीं पा रही थी। उनमें कितनी मशक्कत चल रही थी। ये टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे को अपने अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लेकिन आज की इस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे संदीप जी? आज की ये तस्वीर जो आज नजर आई है इसको लेकर क्या कहेंगे? आज तो सारे नेता एक साथ नजर आए। आप जिस तरीके से सवाल उठाते थे कहीं ना कहीं बीजेपी ने आपको जवाब दिया है। भूल जाते हैं संदीप ये मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि ये जो भीड़ है ना, आप देखें 14 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएगा तब इस भीड़ का आपको पता चल जाएगा। संदीप जी सवाल तो ये है ना कि क्या गहलोत और पायलट साथ में नजर आएंगे? जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे थे तो आज बीजेपी के तमाम नेता साथ में नजर आ गए। अब बारी है आपकी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ में नजर आएंगे। जिस तरीके से आपने सवाल उठाया आज वो भी आपसे सवाल कर रहे हैं। ये तो आज मैं बता रहा हूँ ना, ये तो चुनाव से पहले 2 दिन पहले वहां जनता को मूर्ख और बरगलाने के लिए गए हैं। जबकि हमारी तो नामांकन रैली हुई थी तभी पूरा शीर्ष नेतृत्व तो वहां पर गया था। आप वो देखे ना, ये तो आज गए जबरदस्ती, इनको तो जबरदस्ती बुलाया गया है। जबकि वहां पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेशाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी, हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, सभी तमाम बड़े नेताओं ने वहां पर रैली की है। और वहां पूरी हमने समय समय पे जाके, अभी भी वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष वहां पर हैं। अभी कल ही सचिन पायलट जी जाके आए हैं, रोड शो किया है उन्होंने। उससे पहले हमारे प्रदेशाध्यक्ष और प्रभारी जी वहां पर हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और इस बार उपचुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा जयपुर में हुआ था कि तीसरे नंबर पे पार्षद रहे थे। अलग अलग तो गए हैं लेकिन साथ आने का इंतजार भी किया जा रहा है ना संदीप जी? नहीं, साथ तो हमने सबसे पहले दिन ही गए ना। आप देखे जब नामांकन रैली थी उसमें देखे ना, और इनकी नामांकन रैली में देखे इनमें कोई गया नहीं था वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल में उपचुनाव में क्या रिजल्ट रहा है कांग्रेस का? तीसरे नंबर पर गई है कांग्रेस पार्टी। आप देखे ना, जयपुर में पार्षद का चुनाव हुआ था उसमें तीसरे नंबर पे रहे। आप बताइए ना उपचुनाव में क्या रहा? चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। हिम्मत भाई जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले वो बात रखिए आपकी, फिर मेरा भी एक सवाल है। देखिए पूनम जी, नरेश मीणा ने कांग्रेस कब ज्वाइन की संदीप जी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब नरेश मीणा ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और नरेश मीणा के जो पिता है वो भी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो नरेश मीणा ने तो ये अपील करी थी कि भाई मैं तो खानदानी कांग्रेसी हूं, मैं तो जन्म से कांग्रेसी हूं, मुझे कांग्रेस का टिकट दीजिए। अब चूंकि सचिन पायलट ना तो इनको 2023 के चुनाव में टिकट दिलवा पाए, ना देवली ओनियारा उपचुनाव में इनको टिकट दिलवा पाए, और ना अब अंता से इनको टिकट दिलवा पाए। अब क्या सचिन पायलट नरेश मीणा को जिताना चाहते हैं या कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, ये तो कांग्रेस के लोग जाने। लेकिन इस तरह का प्रश्न जरूर उठाया जा रहा है कि सचिन पायलट आखिर गुजर वोट नरेश मीणा को दिलवाएंगे या कांग्रेस को दिलवाएंगे। और एक बात और है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने भी नरेश मीणा को समर्थन दिया है। हालांकि 2023 के चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को महज 1300-1400 वोट मिले थे, लेकिन अब अगर 1300-1400 वोट भी अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नरेश मीणा को मिलती है तो ये भी कांग्रेस के लिए ही नुकसान वाली चीज साबित होगी। संदीप जी एक फाइनल कमेंट संक्षिप्त में। जो इन्होंने अभी बताया है मंजी ने कि सचिन पायलट जी उनका चुनाव वो टिकट दिलाना चाह रहे, तो ये यहाँ पर ये प्रमाणित करने के लिए अधिकृत नहीं है। दूसरी बात है कि नरेश मीणा जी कब से कांग्रेसी हो गए, जब जिसकी कोई लॉयलिटी नहीं है तो ऐसे कैंडिडेट को हम टिकट नहीं देते हैं। समय की कमी है। शैलेंद्र जी एक फाइनल कमेंट आपका भी, उसके बाद में टिकट दी जाती है। ये जी बिल्कुल संदीप जी समय की कमी है। रहे हुए वो तो शैलेंद्र जी आपका एक फाइनल कमेंट। देखिए नरेश मीणा जी NSUI के प्रत्याशी थे, महासचिव रहे राजस्थान विश्वविद्यालय में, कांग्रेस पार्टी के सदा सदस्य रहे और इनको राजेश पायलट जी और
सचिन पायलट जी के पास आते जाते रहे। सबको पता है कि नरेश मीणा जी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। देवली उनियारा में टिकट मांगा नहीं मांगा, बताइए आप बताइए ना, मांगा नहीं मांगा? हमारे पास अब समय नहीं है फिलहाल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज जो है बीजेपी की तमाम दिग्गज अपनी ताकत झोंकी, पूरी इस रोड शो में तमाम दिग्गज पहुंचे और कांग्रेस भी लगातार जो है चुनावी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता किसके वादों दावों पर भरोसा करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।